नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, और यह है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है। और आज जिस व्याख्यान की चर्चा हम इस वीडियो के जिस टॉपिक की चर्चा आज अपने व्याख्यान में हम करने जा रहे हैं वह बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का एक नया अध्याय है। और चूंकि आप जानते हो इस पेपर का नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, तो इन विचारकों में आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में अपनी इस वीडियो में, इस व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनका जीवन परिचय किस प्रकार, जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की गणना देश के उन शीर्ष के विचारशील नेताओं में की जाती है जिन्होंने सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी राजनीति के नैतिक और सैद्धांतिक मंतव्यों को सर्वोपरि माना। मतलब सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने नैतिकता को नहीं छोड़ा, उन्होंने नैतिकता को सर्वोपरि स्थान दिया अपनी सक्रिय राजनीति के दौरान भी। उन्होंने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में अपना मौलिक योगदान दिया है। वे सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार और कर्मण्यता की साक्षात प्रतिमा थे। वे अदम्य संकल्प शक्ति के धनी थे तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से विचलित न होकर उनमें से मार्ग निकालने के अध्यवसाय में जीवन पर्यंत संलग्न रहे। तो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो वे उसमें से मार्ग निकालने का प्रयास करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म राजस्थान में जयपुर के निकट जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर धनकिया गांव में दिनांक 25 सितंबर 1916 को हुआ था और उनका जन्म उनके नाना श्री चुन्नीलाल शुक्ल के घर में हुआ था। तो आपको याद रखनी है तिथि और स्थान की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ और कब हुआ था, एक बार हम पुनः देख लेते हैं, इसको रिपीट करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म राजस्थान में जयपुर के निकट जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर धनकिया गांव में दिनांक 25 सितंबर 1916 को उनके नाना श्री चुन्नीलाल शुक्ल के घर में हुआ था। पंडित दीनदयाल के पिता श्री भगवती प्रसाद उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले थे। दीनदयाल के माता पिता का निधन उनके बाल्यकाल में, बचपन में ही हो गया था। अतः उनका जो पालन पोषण है उनके मामा श्री राधा रमन शुक्ल के द्वारा किया गया। और श्री राधा रमन शुक्ल जो थे राजस्थान में गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर गार्ड के पद पर कार्यरत थे। दीनदयाल कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। कुशाग्र बुद्धि यानी वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने कठोर परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली को अपना लिया था। तो बचपन से ही उन्होंने कठोर परिश्रम और अनुशासित जीवन शैली को अपना लिया था। उन्होंने राजस्थान में सीकर में श्री कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और पूरे अजमेर बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहां से हाई स्कूल पास की थी? सीकर के श्री कल्याण हाई स्कूल से। और अजमेर बोर्ड में उन्होंने पहला स्थान उस समय प्राप्त किया था। बाद में उन्होंने पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में भी उन्होंने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। उन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से गणित विषय लेकर बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दीनदयाल उपाध्याय जो थे एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे और उन्होंने अपने जो विद्यार्थी जीवन है उसमें कई सफलताएं उन्होंने अर्जित की थी। सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए। उस समय उत्तर प्रदेश में संघ के कार्य के संचालन के लिए उत्तरदायी श्री भाऊराव देवरस के प्रभाव से उन्होंने अपना जीवन संघ के माध्यम से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का निश्चय कर लिया। तो आपको नाम याद रखना है किसके प्रभाव से? श्री भाऊराव देवरस, जो उत्तर प्रदेश में आरएसएस के संचालक थे। वे उत्तर प्रदेश में
संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। संघ के प्रचारक के रूप में 1942 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में नियुक्त रहते हुए थोड़े समय वहां के एक हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन यानी पढ़ाने का कार्य भी किया था। आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्य किया, साथ में ही उन्होंने उस दौरान उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर जिले में जब वो नियुक्त थे प्रचारक के रूप में 1942 में, तो वहां के एक हाई स्कूल में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पांचजन्य साप्ताहिक तथा स्वदेश नामक दैनिक पत्र का संपादन भी किया। जो दो पत्र हैं जो उनका संपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किया गया था, आपको नाम याद रखना है, पांचजन्य और स्वदेश। पांचजन्य जो था वो साप्ताहिक पत्र था, नहीं सप्ताह में एक बार आया करता था। स्वदेश दैनिक था जो प्रतिदिन आया करता था। उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य नामक दो पुस्तकें भी लिखी। तो आपकी दो पुस्तकें आपको याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है। सम्राट चंद्रगुप्त थी एक तो, और दूसरी कौन सी थी, जगत गुरु शंकराचार्य। इनकी जो पुस्तकें हैं उनका हम आगे भी अध्ययन करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में गठित किए गए 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में गठित किए गए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। की संस्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1952 में कानपुर में आयोजित हुए भारतीय जनसंघ के प्रथम प्रांतीय अधिवेशन में उन्हें इस दल का अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया। तो 1952 में जो भारतीय जनसंघ जो राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, तो उसका जो प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हुआ था कानपुर में 1952 में, तो इस अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इस दल का यानी भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय महासचिव बना दिया गया। वर्ष 1967 में जनसंघ के भारतीय जनसंघ पार्टी के कालीकट अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने तक 1967 में जब तक उनको अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनसंघ पार्टी का, तो वे निरंतर इस दल के महासचिव के रूप में उसकी संगठनात्मक गतिविधियों के संचालक, दल की विचार नीति के प्रमुख रचनाकार और दल के राजनीतिक प्रभाव में विस्तार के प्रमुख सूत्रधार बने रहे, जब तक उनको अध्यक्ष नहीं बना दिया गया। 1952 से लेकर 1967 के पहले तक वे भारतीय जनसंघ की जो संगठनात्मक गतिविधियां थी उनके संचालक, उस दल की विचार नीति के प्रमुख रचनाकार और दल के राजनीतिक प्रभाव में विस्तार के प्रमुख सूत्रधार बने रहे। दीनदयाल जी के सहज, सौम्य और निष्कपट व्यवहार तथा सादा जीवन शैली से उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति गहराई तक प्रभावित हुए। तो कैसा उनका जीवन था, सहज, सौम्य, निष्कपट व्यवहार और सादा जीवन शैली थी उनकी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों का भी प्रभुत्व सम्मान अर्जित किया। तो अपना जो सक्रिय राजनीतिक जीवन में जब तक वे सक्रिय रहे, तो उन्होंने न केवल अपने समर्थकों का अपितु अपने विरोधियों से भी उन्होंने सम्मान अर्जित किया। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व था उनका। व्यवहारिक राजनीति के जटिल प्रश्नों से जूझते हुए भी उनकी प्रेरणा और आस्था का मूल स्वर सांस्कृतिक ही होता था। इसी कारण वे स्वयं को राजनेता नहीं मानते थे, अपितु राजनीति में संस्कृति का राजदूत कहते थे। राजनीति में संस्कृति का राजदूत। तो उन्होंने अपनी जो राजनीति है उसमें आधार को इस देश की संस्कृति को ही रखा, इसलिए उन्हें राजनीति में संस्कृति का राजदूत भी कहा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीति की विकृत रीति नीति के दौर में भी सिद्धांतों, नैतिकता तथा आदर्शवादिता का साथ नहीं छोड़ा। जब भारतीय राजनीति में विकृत रीति नीति का दौर चल रहा था, उस समय भी वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वे सिद्धांतों, नैतिकता और आदर्शवादिता के साथ खड़े रहे। उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रतिपक्षी दलों के आग्रह पर जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उनके सहयोगियों ने उन्हें सुझाव दिया कि चुनाव सभाओं में भाषण कुछ आक्रामक होना चाहिए और विपक्षी प्रत्याशी पर तीखा प्रहार करना चाहिए। इस सुझाव का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सीधा उत्तर दिया, ऐसा लगता है
कि मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं चुनाव से हट जाता हूं, किंतु केवल मतों के लिए यानी वोट प्राप्त करने के लिए मैं अपनी भाषा में अनावश्यक तीखापन या आक्रामकता लेकर नहीं ला सकता। विरोधी की व्यक्तिगत आलोचना करना तो मैं अनैतिक मानता हूं। तो आप देखिए, जैसी आज की राजनीति में आक्रामकता आपको दिखाई देती है, विपक्षी प्रत्याशी पर तीखा प्रहार किया जाता है, उन सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विरोध किया था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने चुनाव लड़ने से ही अपनी इच्छा जाहिर की थी कि ऐसी स्थिति से तो ठीक यही रहेगा कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूं। इसी चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की अधिक संख्या के कारण उन्हें सुझाव दिया गया कि प्रतिद्वंदी जो राजपूत प्रत्याशी था, जिस तरह जातिवाद का सहारा ले रहा है, दीनदयाल जी को भी ब्राह्मणवाद का सहारा लेना चाहिए। इस सुझाव पर दीनदयाल जी बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा, सिद्धांत की बलि चढ़ाकर जातिवाद के सहारे मिलने वाली विजय सच पूछे तो पराजय से भी बुरी है। ऐसी विजय हमें नहीं चाहिए। तो हम इन बातों की अगर तुलना आज की राजनीति से करें तो हम देख सकते हैं कि राजनीति का स्तर इस समय कितना नीचे आ गया है, जहां जातिवाद का बोलबाला है, अपने जो प्रतिपक्षी जो उम्मीदवार है उस पर किस आक्रामक व्यवहार, उस पर प्रहार किया जाता है उसके ऊपर। तो इन चीजों के खिलाफ थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस चुनाव में पराजित हो गए, किंतु उन्होंने सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने पराजित होना स्वीकार किया, अपनी पराजय को हंसते हंसते स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ा। 11 फरवरी 1968 को लखनऊ से पटना जाते हुए रेल यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया। उनका मृत शरीर मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में पाया गया। उनकी अकाल मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। उनके निधन से भारतीय चिंतन परंपरा के अतीत और वर्तमान को मिलाने वाला प्रामाणिक व्याख्याकार, देखिए आप ध्यान दीजिए, उनके निधन से भारतीय चिंतन परंपरा के अतीत और वर्तमान को मिलाने वाला प्रामाणिक व्याख्याकार, मौलिक मानवतावादी विचारक, समर्पित देशभक्त और विचारशील राजनेता नहीं रहा। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनको भारतीय चिंतन परंपरा के अतीत और वर्तमान को मिलाने वाला प्रामाणिक व्याख्याकार कहा जाता है। एक मौलिक मानवतावादी विचारक भी थे। अब हम देख लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं क्या हैं। पहले हम अभी पिछले उसमें देख चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और जगत गुरु शंकराचार्य उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ अन्य पुस्तकों की रचना की थी, जिनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल ने अपने अल्पकालिक जीवन में अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। ये पुस्तकें और लेख राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पक्षों तथा राजनीतिक और आर्थिक दर्शन के विशिष्ट संदर्भों पर प्रकाश डालते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में मुख्यतः अग्रांकित की गणना की जा सकती है। जैसे हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य, द टू प्लान्स 1958 की ये पुस्तक है। डिवेल्यूएशन ए ग्रेट फॉल 1966, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म 1967, जनसंघ सिद्धांत और नीति, अखंड भारत, इनको भी आजादी चाहिए, भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा, बेकारी की समस्या, एकात्म मानववाद, विश्वासघात, राष्ट्र जीवन की समस्याएं। तो ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो उन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन काल के अंतर्गत लिखी थी। तो आशा है बच्चों आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय के बारे में जो जानकारी है समझ में आई होगी। तो ये ठीक रहता है कि हम जब भारतीय राजनीतिक विचारक का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ें, किसी भी विचारक के बारे में हम लोग पढ़ें, तो उसके जीवन परिचय को जान लेने से उसके आगे के जो राजनीतिक विचार हम पढ़ेंगे उनको समझना आसान हो जाता है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी हम अवगत हो जाते हैं। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। थैंक यू।